नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरत। और मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करूंगी कि औरत कमज़ोर क्यों है। अगर औरत कमज़ोर नहीं तो फिर उसको किसी सहारे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो अपना सहारा खुद क्यों नहीं देती। बहुत सारी ख़वातीन हैं आप यहाँ पे बैठी हुई, उस औरत की क्या कहानी है वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। लेकिन आपका सहारा आपकी जिंदगी में कौन है, आपसे सवाल है। और आप वादा करें कि आप सब लोग सच्चा जवाब देंगे। किसके पास माइक है? आपका सहारा कौन है जिंदगी में, जिसके बगैर आप जिंदगी सोच ही नहीं सकती? जाहिर सी बात है कि शौहर होता है। आपका शौहर? बिल्कुल। आपका सहारा? आपका सहारा अल्लाह है और उसके बाद हस्बैंड अपने। आपके हस्बैंड। आप लोग बताएं प्लीज, माइक जिसके हाथ में है वो बता दें। मेरा सहारा तो चला गया, लेकिन अब मेरे बच्चे हैं मेरा सहारा, अल्लाह की बात। आपके बच्चे, बेटे हैं? एक बेटा है बड़ा, मगर अपने आप को मैं बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों की खातिर कि बच्चे मुरझा जाएंगे। आपकी खुशी नजर आ रही है, ये हिम्मत है, ये हिम्मत है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सहारा हमारे माँ बाप होते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, शादी हो जाती है तो हमारा जो सहारा है वो हमारा शौहर बनता है। उसके बाद जब औलाद हो जाती है तो बेटे सहारा बनते हैं। और कभी कभार ये सारे जो हमारे सहारे हैं वही हमें बेसहारा कर देते हैं। आज बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जिनके सहारों ने उन्हें बेसहारा कर दिया। आज बात करते हैं जवेरिया से, और ये पूरे शो में मेरा सवाल होगा कि बाप से लेके बेटे तक सिर्फ मर्द ही हमारा सहारा क्यों बन रहा है? हम इतनी कमजोर क्यों हैं? हम किसी का सहारा क्यों नहीं बनती? जवेरिया, क्या हुआ? सारे भाई, मैं चाहूंगी कि जहां ये बात ना कर सके आप उस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूं आप यहां आए, आप इन लोगों का दुख बांटते हैं और उसमें यकीनन उसकी शिद्दत में जरा कमी आ जाती है। और हमारा यही मकसद है, और सोसाइटी को ठीक करना हमारा मकसद है। सोसाइटी ठीक हो या ना हो, हम अपनी इतनी सी कोशिश जरूर करते हैं कि शायद कोई एक शख्स ठीक हो जाए, वही हमारी कामयाबी होती है। जवेरिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे शुरू से बताओ, अपने वालिद से लेके अपने भाई तक की कहानी और अपने शौहर तक की कहानी। मेरे दरअसल वालिद थे मोहम्मद रजा, और मेरी वालदा भी जब तक जिंदा थी। भाई भी था मेरे हम 2 ही भाई बहन थे। एक मेरा भाई आमिर था जिसका मर्डर अभी कर दिया फिलहाल। मेरी वालदा 2009 में इंतकाल हुई। मेरे वालिद बचपन में ही, हम लोग जो छोटे से थी में उम्र में, मेरे वालिद बीमारी में चले गए। मेरी वालदा शुगर की पेशेंट थी, वो बेचारी इस सदमे में रह गई, चली गई। मेरी उन्होंने शादी करी थी पर ससुराल वाले भी अच्छे नहीं निकले थे, तो मेरी अम्मी को उससे अलग लगा। दरअसल हमारे शुरू से हमारे पीछे 2 चच्चा लगे हुए, एक फैयाज और एक उनके बेटे इलियास। ठीक है। चच्चा के बेटों ने तब जुल्म करा हम लोगों पे कि हम दोनों भाई बहनों को, हमारे माँ बाप के मरने के बाद मेरे भाई को अलग कर दिया, उनको खाला मुमानिया पहुँचा दिया और मुझे अपने घर में रख लिया। जब मेरे भाई ने बोला, चच्चा लोगों ने? अच्छा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही थी। आपके फादर कहाँ चले गए थे? मेरे फादर का इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। फिर वालदा का भी इंतकाल? मेरी वालदा ने हम लोगों को संभाला, हम दोनों भाई 2 भाई बहन थे आप लोग, इमरान और आप? आमिर और आप, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने जब इस मकान पे पढ़े लिखे थे, मेरे भाई इंटर पास, इंग्लिश लैंग्वेज माशाल्लाह क्वालिफाइड थे। मैंने इतना नहीं पढ़ा था कि हमारे यहाँ लड़की को इतना नहीं पढ़ाते, शादी कर देते। मैट्रिक तक पढ़ा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर मेरे नसीब में शादी भी नहीं चली। फिर शादी क्यों नहीं चली? शौहर थोड़ा सा ऊंचा बोलो ताकि। शौहर सही नहीं मिले थे मुझे, नशा वगैरह करते थे, मारते पीटे अलग थे। पहले नहीं पता था कि नशा करता है? नहीं, ये सब बातें नहीं पता थी। हमारी खाला ने करवा दी थी मेरी जबरदस्ती। सगी खाला ने जबरदस्ती शादी करवाई? जी,
खाला मोमानी दोनों मिले हुए थे। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो सब के सब एक हो गए, सब मोमानी के घर में जमा हुए, चचा सब लोग एक हो गए और हम लोगों को बेघर कर दिया बस एक तरीके से। दोनों भाई बहन जी, उस घर में हम लोग को जाने नहीं देता था कोई भी, ये लोग कब्जा करके बैठे थे दोनों चचा। शुरू से कहते हुए आता था, इलियास नाम था इनका, ये शुरू से कहता हुआ आता था कि मैं तुम लोगों के बच्चों को जीने नहीं दूंगा, तुम लोगों से तुम्हारा हक छीन लूंगा। और मेरे बाप ने सबसे ज्यादा मुझे चाहता था। मैं इतनी सी जब होती थी जब से मेरे बाप ने मुझे बहुत चाहा। मुझे पता है मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मेरे नाम क्यों कुछ नहीं करेंगे। मेरा एक मकान इन लोगों ने बेची खा लिया, LS3 ब्लॉक 10 आयशा मंजिल पे, वो 25 प्रॉपर्टी खा ली, उसमें से 1 रुपया इन्होंने मुझे नहीं दिया। अभी जो दूसरा मकान है दस्तगीर ब्लॉक 14 में, 973 ब्लॉक 14 में, वो मेरे वालिद के नाम था, वो मेरी वालदा को गिफ्ट हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये तुम्हें आखिरी वक्त में आमिर के बाद ये तुम्हें मिलेगा। उन्होंने उसमें से भी कुछ नहीं दिया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया। वो मेरे से सारा काम लेते थे। एक दूसरे चचा भी भेज दिया था, 2 चचा है ना मेरे अब्बू के बाद, एक चचा के दूसरे चचा के उन्होंने भेजे थे, इलियास साहब ने, उनका बेटा है इलियास दूसरे चचा का। ये सब सिर्फ आपके साथ हुआ, आमिर के साथ भी हुआ? आमिर को तो बिला वजह मौत, बस एक घर में ले जाकर उसको अकेले में उसको तेजाब फेंक के तशद्दुद करके उसको मुझसे बिल्कुल अलग कर दिया था। वो मेरी ताकत था, जब तक वो जिंदा था मेरे ऊपर सहारा था, वो भी सहारा नहीं रहा मेरे ऊपर। आमिर को किसने मारा? इलियास ने मारा, उसको उठाया भी था और मैं अकेली थी, मैं बोल नहीं सकती थी। इलियास नाम है उनका। इलियास कौन है, आपको क्या लगता है? मेरे चचा का बेटा। उसने मारा आपके भाई को? जी, उन्होंने मिलकर मरवाया किसी से, मुझे इतना पता है। मेरे भाई एक दिन तक इलाज सर्जरी, मेरे को आज तक उन्होंने शक्ल तक नहीं देखा ही, वो मारा कैसे। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वालदा के मरने के बाद उसको मार दिया और मेरे को शक्ल तक नहीं देखा। ना मेरी वालदा से मेरी खाला मोमानी ने मिलने दिया, ना मेरे दोनों चचाओं ने मेरे भाई से मिलने दिया। मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। के पूरे 1 हफ्ते बाद उन्होंने आमिर को मार दिया। आपको शक कैसे हुआ कि इलियास ने ही मरवाया? कई दफा मेरे को ख्वाब में भी मेरे को मेरे भाई आके बोलता है, क्योंकि मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, सब अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी तरह इज्जतदार लोग हैं। मेरे माँ बाप ने शुरू से हमें बचपन से कुरान शरीफ सब पढ़ा है और मैं नमाज पढ़ती हूँ। मेरे को ख्वाब भी ऐसे आते हैं कि मेरे को हकीकत थोड़ी बहुत उसमें ही पता चल जाती है। मेरे भाई को सर वो अभी भी रात में मैंने ख्वाब में देखा कि वो इंसान आया, हम दोनों बेघर हैं, बाहर पड़े हुए हैं, हमारी वालदा को निकाल के बाहर फेंक दिया, मेरे भाई को फेंक दिया और मेरे को बोला मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो मैं डर लगता है मुझे उससे, पर मैंने फिर भी हिम्मत करी। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी उससे। मेरे भाई को मारा है, मेरा भाई लौता था, मेरे सहारा था वो। सब आमिर को किस बहाने से उन्होंने उन्होंने अलग से बुलाया था इसी मकान के चक्कर में, फेडरल एरिया के चक्कर में। वो कहने लगे कि तुम इस साइड पे आ जाना, इस जगह फला जगह आ जाना। मेरे भाई ने कहा सही है, तुम मेरी बहन को आजाद कर दोगे ना? तो उन्होंने पहले तो बोला हाँ मैं ना इसको छोड़ दूंगा, तुम जो ऐसा बोल रहे हो ना मैं वैसा करूंगा। इलियास ने कहा? जी। तो इलियास कैसे आपको छोड़ेगा? इलियास से क्या ताल्लुक? इलियास मेरे चचा का बेटा है, सगे चचा। आपको क्या कैद करके रखा जी, था? उन्होंने अपने घर रखा होता, किराए पे पहले वो लोग रहते थे नॉर्थ कराची में, उन्होंने अपने घर में कहा कि मेरी बहन को छोड़ दोगे? जी, उन्होंने उसके मरने के बाद उसकी बाकायदा घर की जाके सफाई करिए, दस्तगीर की पूरा खून साफ कर, उसी पर्दों को धो के उन्होंने उसी घर में लगा दिया। जबकि हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे उस चीज को हटा दिया जाता है। उसकी बस याद एक दिन में बस ये उसने मेरे को आज जाके हिम्मत दी ख्वाब में कि जाके लड़ो मेरे लिए। मेरे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं था, ना मेरे माँ बाप है। हमें चचा जुर्म करते, सारा काम मैं उनका करके देती थी, मेरे को कुछ नहीं मिलता था। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आमिर क्यों नहीं गया? आमिर तो लड़का था, वो जा सकता था। उसको सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तब इधर से भी रिश्तेदार खड़े थे, इधर से भी हमारे चारों खानदान खड़े थे, यानी खाला मोमानी भी और चचा भी, हम सब। मतलब मामी भी खिलाफ, चचा भी खिलाफ, पुफिया भी खिलाफ, सब आपके खिलाफ थी, दोनों भाई बहनों के। वो कहते थे ये लोग बच्चे इनके अपने नहीं है, ये लेकर वाले इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे। उस लड़के को बोलते थे वो सही नहीं है, उस लड़कियां लाते ही। और नाउजुबिल्लाह मेरा भाई ऐसा नहीं था, मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा था, ना उसकी शादी हुई बेचारे की। उस बेचारे को बिला वजह हमारे तेजाब डाल के, उस पर छुरियां चला के, उस पर पंखा रख दिया गया। ये सब कहानी मेरे को महल्ले वालों ने मरने के बाद बताई। मैंने कहा तुम लोगों को जरा भी वो नहीं हो कि मेरे भाई साहब बार में शक्ल ही दिखा देते दूर से। ना मेरी वालदा से उन लोगों ने मिलवाया, ना मेरे भाई से मिलवाया। मोहल्ले वालों ने गवाही क्यों नहीं दी? जाके पुलिस को क्यों नहीं बताया? सब यही बोलते, कहते तुम ले पालो को हम तुम्हारे साथ क्यों दे? तभी मेरा कोई हक नहीं, मेरे को बोलते हो ले पालो को तुम। इलियास ने सबको ये बोला हुआ कि ले पालो लड़की है, इसका कोई साथ नहीं दे। अब मेरा साथ कौन देगा? मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो यहाँ पर आई, फिर मैंने अपने कैसे निकली वहाँ से? कैसे आई साहिल?
बहाने से निकल गया। मैंने कहा जब इतना जुल्म होता है मैं और जुल्म नहीं सह सकती थी। कल को वो मेरे साथ, वो मेरे को बेचने के चक्कर में थे अभी फिलहाल। वो कहते थे इस लड़की को हम बेच दे। जब उनकी बातें सुनी ना रात में, तो मैं सुबह जो है ना अपना सामान मान के, जब वो लोग सो रहे थे तो मैं चुपचाप निकल गया। मेरा भागने का कोई गलत मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था मैं अपने भाई के लिए खड़ी हूँ, मेरे माँ बाप के लिए खड़ी हूँ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। उस मकान, वो मेरे को मकान चाहिए, बस मेरा सहारा वही है। बेचना चाहते थे क्या? वो आपसे गलत काम लेना चाहते थे? वो उनका भरोसा नहीं था कुछ भी। वो कहते थे कि या तो इसकी घर में शादी करा दो, इसके साथ गलत फायदा उठो, या इसको किसी को दे दो, इस टाइप के। किसी की खानदान में गलत नजर थी, रियाज किया किसी की थी? वो ये नहीं सब पता, लेकिन वो मेरे को जो है ना बेच देते। उन्होंने, मैंने उनकी बातें सुन ली थी ना, मैंने कहा ये मेरे भाई के मरने का दिए तो मेरे को भी बेचें। फिर मैं अपनी दोस्त का बहाना करके ना बस वहाँ से, मतलब इतनी आज़ादी थी कि दोस्त के पास जाने दिया? हाँ, मैंने कहा मैं मिलकर आ जाऊंगी। मैं इस तरीके से निकली। फिर मैं दोबारा उस घर में नहीं गई। मैं यहाँ सारे बढ़ने ट्रस्ट आ गई मेरी। यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किल पेश आई? रास्ते में कौन कौन लोग मिले? काफ़ी लोग ऐसे मिले कि बहुत गलत नज़र से देख रहे हैं। जिससे मैं एड्रेस पूछूँ वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देख रहा। मैंने कहा यार ये अजीब लोग, मैं आज तक इस तरह की दुनिया नहीं देखी। फिर मैं इनके पास आई, जब मैंने इनके ऑफिस में कदम रखा। कितना टाइम लगा इन तक पहुँचने में? घर से निकल कर सारम बर्नी ट्रस्ट तक आने में? 1 दिन तो लग गया था, रात तक 1 दिन लगा, मतलब इससे ज्यादा वक्त नहीं लगा? रात हो गई थी। फिर रात में ऑफिस में आई तो मैंने अपना सब फॉर्म भरा। मैंने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और इस तरह से मेरे साथ जुल्म होता है। मेरे चचा मुझे रखना नहीं चाहते, साफ बात है। और रखेंगे तो इस बुनियाद पर रखना है कि तुम किसी और के साथ। क्या मैं इस तरह के काम करूं? मैं इस तरह इसलिए तो नहीं मतलब आपसे गलत काम करवाना चाहते हैं या आपकी शादी कहीं और करवाना? नहीं, गलत काम के चक्कर में पैसा कमाना था उन्हें। वो लोग मेरे पे जुल्म बहुत करते थे, जबकि मेरे को सारा काम आता था, सिर्फ एक सिलाई नहीं आती, बाकी सब मैं उनका काम करके दूँ। क्योंकि उनके बच्चों के, उनकी बहुओं के कपड़े जो भी गंदे होते थे सब धोती थी मैं कहती थी ये बर्दाश्त कर लो, क्या पता ये अज़ाब है, क्या ये आजमाइश है। पर मेरा मकान मुझे नहीं मिला। मेरा हक में से कुछ भी दे सकते थे, चूड़ी तक दे सकते थे मेरे माँ बाप की। उन्होंने बाकायदा सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने बाकी। मेरे को दुख नहीं हुआ, मेरे माँ बाप की तस्वीरें थी, कुछ यादें थी। मेरे भाई के साथ मेरी कितनी यादें थी, हम लोग साथ में जाते थे, घूमते थे। सारे मेरे बस खत्म कर दिया उन्होंने, जड़ से उखाड़ दिया। अब इस मकान तक मैं गई, दोस्त के घर गई, मेरी इतनी हिम्मत हुई मैं आते जाऊँ, पर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं लड़ नहीं सकती। फिर मेरे को यहाँ आके कुछ दिनों तक, 1 महीना होने वाला है मुझे, 21 तारीख को पीर को आई थी मैं, रमज़ान शुरू होने से पहले। तो जो है मैंने कहा ये अंकल मेरे साथ देंगे, ये मेरे वालिद बनेंगे, मेरे माँ बाप नहीं है। तो इन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया, इन्होंने मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत दी कि बेटा तुम्हारा हक हम दिलवाएंगे, मेरा केस भी करना है। ईद बाद जाहिर सी बात है, कोर्ट तो अभी बंद होते हैं, ईद के बाद ही मेरा मसला। क्या होगा इनके लिए? इसकी केस फाइल करने हमने, और रमज़ान की वजह से रोके हुए थे, कुछ एड्रेसेस नहीं थे। इसमें जो कुछ है ना सनम, वो सिर्फ एक लालच, दुनियावी लालच। कि मैं अमूमन कहता हूँ अमूमन प्रोग्राम में कि कहते नहीं ये भाई है, ये चाचा है, ये मामा है। कोई भाई, चाचा, मामा, इवन बाप भी नहीं होता। ये रिश्ते निभाने जो अगला केस हमारे पास, हाँ, वो माँ बाप ने किया है, लोग सगे जब माँ अभी बाप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो रिश्ते जो है ना, ये निभाने से रिश्ते बनते हैं। सिर्फ वो पैदा कर देने से आप बाप नहीं बन जाते, वो औलाद नहीं हो जाते, या एक घर में पैदा हो जाने से भाई बहन नहीं हो जाते। जब तक आप जिम्मेदारियां ना उठाएं, जब तक आप उनका वजन ना उठाएं, तो वो रिश्ते नहीं होते। वही सब इसके साथ हुआ कि जैसे ही माँ बाप मरे, या हो सकता है बाप को भी मारा हो, माँ को भी मारा हो किसी तरीके से, क्योंकि जायदाद का ही सारा चक्कर था कि माँ के मरते ही फिर भाई के ऊपर ऐसे अटैक किया, उसको तेजाब डाला। बस भाई पे जरा मुझे ये हो रहा है कि अब मैंने ख्वाब में देखा, मुझे ख्वाब में पता चला, तो अब वो हम नहीं, ख्वाब तो अगला स्टेप बता रही है कि वो सब चीजें आती रही है सामने, लेकिन मारा तो गया है भाई। ये बाकायदा चीजें मुझे रवानी ख्वाब में भी दोहराई कि इस इंसान ने मेरे भाई को। ख्वाब पे तो हम यकीन नहीं कर सकते ना कि ख्वाब में अगर आया कि किसी ने मारा है। शक भी उन पर ही है, वो उसके अलावा शक। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि आपके पास सबूत कोई है, कोई ऐसा बंदा है जो प्रॉपर्टी इनको क्यों नहीं दी? उनको उठाया गया था, केस फाइल हुआ था थाना जौहराबाद में, पर इसको दबा दिया गया। दबा दिया, वही तो मैं कह रही हूँ कि अब अगर आवाज उठाएं, कुछ करें, तो हाथ में कुछ तो हो। क्या इसको कोई साथ देगा? कोई पड़ोसी जो है? केसेस होंगे, केसेस चलेंगे तो चीजें सामने आती चली जाएंगी। कोई भी चीज जब तक कि पाई जा सकती है, जब तक कोई उसको देखे नहीं। जब ये आगे बढ़ेगी, इसमें तो हिम्मत ही नहीं थी ना, इसमें तो कोई
जान ही नहीं थी, तो अब ये इसमें लड़की, हाँ। यहाँ जाकर के जान आई है, हिम्मत आई है। अब इसको यानी ये खुद कहती थी मुझे किसी चैनल पे लेके जाए, मैं अपना बताऊं तो सही, मैं दर्द बताऊं, लोगों को बताऊं कि लोग कोई तो मेरी मदद करें। तो हम इसको कहते थे तुम क्या करोगे, तुम तो बोलती कुछ नहीं है, बोल ही नहीं पाती, इतनी खौफ में थी ये अब बोलना शुरू हुई है। और अब जब बोलना शुरू हुई है तो वो चीज़ें सामने आएंगी सारी की सारी। और अल्लाह से उम्मीद है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लीगल प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये है कि फिर चीज़ें पकड़ी जाती हैं और फिर जो हक होता है वो मिलता भी है। ठीक है जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। और खून के रिश्ते भी आजकल वाकई रिश्ते नहीं रहे, एहसास का रिश्ता ही सबसे बढ़कर है। जिसका एहसास है, जो आपका एहसास करता है, अब वही आपका सगा है। इस दौर में एहसास से बढ़ के कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऐसी कहानियां दिल दहला देने वाली, हैरान कन और परेशान कर देने वाली कहानी कि सगे माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ में। वालदा ने एक दिन मेरे बर्थडे के गिफ्ट में मेरे बाल कटवाए मेरी मर्जी के खिलाफ। पूरा शरई पर्दा करने वाली औरत फोटोग्राफर के सामने मुझे लेकर जाती है और दुपट्टा खींच के मेरी वो तस्वीर निकलवाती है जो शायद मॉडल्स की निकलती है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है औरत, और औरत था कौन। जवेरिया की कहानी आपने सुनी। अभी बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसके शौहर के हवाले से, वो बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन एक और केस जो ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा कि माँ बाप ही अगर आपके साथ ज्यादती करें, आपके साथ गलत करें, तो फिर आप कहाँ जाएं। तो हमारे साथ हैं इकरा, और इकरा की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सलाम इकरा। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इकरा, क्या हुआ आज आप यहाँ पे क्यों हमारे साथ? अपने घर पे अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं हो? अमूमन हमारे लोग आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं हमारी औलाद नाफरमान है, हमारी औलाद नाफरमान है। मैं यहाँ पे इस वजह से हूँ क्योंकि शायद मेरे माँ बाप मुझे अपनी औलाद नहीं समझते। मेरी वालदा हमें शुरू से ही मारा करती थी। शुरू से मतलब बचपन से? बिल्कुल बचपन से। राइट फ्रॉम द पार्ट जब मुझे पॉटी ट्रेन किया जा रहा था तो मेरी वालदा मेरे बस जलाया करती थी। इस तरह मुझे पॉटी ट्रेन किया गया है। पढ़ाई से लेकर हर चीज़ तक मुझे डिग्रेड तो शायद बहुत अच्छा लफ्ज़ है, पर ब्रूटली पनिशमेंट जिस तरह दी जाती है ना, छोटे बच्चे को मार मार कर सिखाया जाता है, मैं उसी तरह मार मार कर सीखी हूँ। मेरे हाथ में मेरी वालदा के दिए हुए निशान अब तक मौजूद हैं। मैं जब क्लास 4 में थी, आपकी? जी हाँ बिल्कुल। मैं जब क्लास 4 में थी तो मेरी वालदा ने मुझे स्त्री से जलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना होमवर्क याद नहीं किया था। अमूमन बच्चे शरारतें करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। मेरी अम्मी ने सिर्फ मेरे हाथ में किताबें थमाई। हमारे घर में सिर्फ शौक के तौर पर खिलौने रखे जाते थे। आज मेरे पास वो पेंसिलें मौजूद हैं जो बचपन में दी जानी चाहिए थी। मेरी वालदा इस बात भी हमें मारा करती थी कि पेंसिल तुमने कैसे गायब कर दी। मेरी एक छोटी बहन भी है, मुझे हमेशा उससे कंपेयर किया जाता था। ये जाता था तुम तो डफर हो। जब मैं 9 साल की थी मुझे कहा जाता तुम तो उल्टा नो, तुम तो किंडरगार्टन गर्ल हो। आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मेरी वालदा शायद पागल है। मेरी वालदा बहुत ही सेन इंसान है। उन्हें पॉलिटिक्स से लेकर कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक पे वो बात कर सकती हैं। उन्हें हर चीज की नॉलेज है, चाहे मजहब,
चाहे कोई भी चीज हो। तो उस नॉलेज का वो क्या करती हैं? क्या फायदा उस नॉलेज? उस नॉलेज से वो लोगों को बताती हैं कि वो कितनी अक्लमंद हैं। उनको दीन का पता है, वो किताब पढ़ती हैं, उन्हें पॉलिटिक्स का पता है, लेकिन वो लोगों के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वो पर्सनल लाइफ में वो खातून क्या कर रही? बेटी का कसूर ठीक है, शायद ये भी कहीं गलत होगी, लेकिन जवाब इसने बहुत खूबसूरत दिया, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के सामने फख्र से सर उठ के बताने के लिए कि मुझे हर बात की नॉलेज है, मुझे हर बात पे पता है। उनके लिए उनकी औलाद हमेशा पोस्टर बच्ची है। मेरी बेटी ने ये किया है, मेरी बेटी ने ये किया है, सिर्फ वो मेरी छोटी बहन के लिए। अच्छा, फिर वही माँ छोटी बहन के साथ सही है? छोटी बहन के साथ क्यों नहीं है? मैं उन लोगों में से हूँ। मेरी अम्मी की अपनी बात थी कि इकरा सेंसिटिव नहीं है, या अल्लाह इकरा सेंसिटिव हो जाए। इकरा सेंसिटिव हुई, इकरा ने अम्मी को बोलना छोड़ दिया। बहन मेरी अक्लमंद थी, अम्मी को टैकल करना जानती थी। आज वो है कि सर से लेकर पांव तक घर में कोई भी डिसीजन हो मेरी बहन लेती है। मेरी बहन अपनी दोस्तों से कहती है मेरे तो 3 बच्चे हैं, एक तुम हो, बाकी घर में 2 हैं, मुझ पर तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 16 साल, जब 16 साल की थी, मैं 16 साल की हूँ, पर मुझे 60 साल की औरत का काम करवाने के लिए दिया जाता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे कभी भी लड़की ने मुझे बाजी नहीं कहा। वो मुझसे 1 साल छोटी लड़की को बाजी जरूर कह देती थी, पर मुझे कहने के लिए नहीं। मुझे तो बोल को बहनों को अलग करने या दूर करने में भी आपकी वालदा का हाथ था? बिल्कुल। आपकी इस वक्त उम्र क्या है? 26। और उसकी क्या उम्र है? 23। ठीक है, सारे डिसीजंस वो लेती है घर में, तो उसने डिसीजन नहीं लिया कि मुझे मेरी बहन वापस घर में चाहिए? मुझे बाहर एक दफा मिली, कहेगी तुमको जरूरत क्या थी बाहर जाने की, घर में बैठी रहती ना, मैं भी तो सही हूँ। मेरी बहन को जितनी आज़ादी से बाहर जाने को मिलता है उतनी आज़ादी शायद किसी के पास नहीं होगी, पर मैं सर से हर पैर तक। मेरी वालदा ने एक दिन मेरे बर्थडे के गिफ्ट पे मेरे बाल कटवाए मेरी मर्जी के खिलाफ। पूरा शरई पर्दा करने वाली औरत फोटोग्राफर के सामने मुझे लेकर जाती है और दुपट्टा खींच के मेरी वो तस्वीर निकलवाती है जो शायद मॉडल्स की निकलती है। क्यों? उसके बाद क्योंकि मैं फैशन नहीं करती आम लड़कियों की तरह, मैं मेकअप नहीं करती, मुझे इन सारी चीज़ों का शौक नहीं है, मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है। तो शौक क्यों नहीं है? दिखावे वाली बात कि होना चाहिए, मतलब वो ये चाहती थी कि शौक क्यों नहीं है इसको? एक तरफ कहा जाता है आप मुसलमान बने, अच्छे मुसलमान बने, क्या ये नुमाइश नहीं है? किसी दूसरे के लिए क्यों इंसान सजे धजे? इंसान अपनी खुशी के लिए सजता धजता है। मुझे बताओ, सारम बन्नी ट्रस्ट में कब से हैं? मैं यहाँ पे आप कैसे पहुंचे? सारम बन्नी ट्रस्ट में तकरीबन कुछ ही अर्से पहले आई हूँ। पे आने की वजह सिंपल इतनी सी थी कि जब मैं खुद के लिए लड़ते लड़ते थक गई, खुद के लिए लड़ती थी, क्या रिएक्शन होता था आपका इन सारी बातों पे? सारी बातों पे अब ऐसी हो गई हूँ कि बहुत मुश्किल से आंसू निकलते हैं। आंसू निकलना ना अब सख्त दिल की हो गई हूँ। कोशिश करती भी हूँ तो नरमी नहीं आती। हर चीज को अम्मी की वो सारी बातें याद आती है, तुम तो डफर हो, तुम कुछ नहीं हो। जब दुनिया के मुझे बता नहीं, अरे वाह आपकी तो राइटिंग कितनी अच्छी है, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहती हूँ, क्या आप ये बात जाके मेरी अम्मी को बोल सकती हैं? भी रिसेंट एक प्रपोजल आया था, मैं उस लड़के को अपने घर लेके गई, मुझे आते साथ देखते कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इससे बात करनी। मैं खामोश रही और मुस्तकिल बोलती गई तुम अपने दिमाग के कुंडे ठीक करवाओ। क्यों? ये की
करो, अगर बेटे बोल हाँ कर मत इससे लाइक नहीं है, तुम तो यंग, जाओ कर लो। मैं इस नौबत इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मेरे वालिद को अब तक मेरी शादी ख्याल नहीं है। 20 years पर्दा किया मैंने, उसके बाद घर से बाहर निकली। जी कैसे निकली घर से बाहर? घर से बाहर ऐसे निकली, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर थी। मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया आप दो शादी, मुझे ये मौका अच्छा लगा। मैंने अंदर को अब देखिए तरह जलाया कि आप मेरे लिए कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि मैं अम्मी के साथ अब नहीं रह सकती। ये बात मैंने उनको वेब इन 2008 बताई, अब्बा मैं भी नहीं कर सकती प्लीज। लेकिन इसके बावजूद मैंने 1 साल कंप्लीट है MBBS। वक्त ने शायद मेरा साथ दिया और मेरी हेल्थ इस बात की इजाजत नहीं दे पर तब कहीं जाकर मुझे ये कहा गया कि ठीक है आप छोड़ दो। शादी की महर में माला से 5,000 रुपए था और टोटल शादी पे खर्चा 2,000 रुपए था। मैंने ना शादी के कपड़े पहने थे, ना मैंने शादी की ज्वेलरी। फिर क्या हुआ जब आप बस बात की? अब्बा से बात की, अब्बा ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ठीक है बाबा, फिर मैं छोड़ चली जाऊंगी। ठीक है, मेरे अब्बा मेरे हस्बैंड से जाके मिले, घर गए, सिर्फ अकेले नहीं गए। शादी के बाद या शादी से पहले? शादी से पहले मुमकिन हुई। उन्हें इस बात से वो था कि उनको शादी की जल्दी क्या है। जब मेरे हस्बैंड ने ये देखा कि इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, उन्होंने तो काम किया। मैं शादी करके अपने टीचर के यहाँ रहने लगी। मेरे ससुराल वालों से किसी को ये पता नहीं। शादी से हुई? शादी बस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। शादी महर में माशाल्लाह से 5,000 रुपए था और टोटल शादी पे 50,000 रुपए का था। मैंने ना शादी के कपड़े पहने थे, मैंने शादी की ज्वेलरी पहनी थी। लेकिन आपके वालिदैन की मर्जी से शादी हुई? वालिदैन को पता था, मर्जी उनकी शामिल नहीं। ठीक है, पता था। टीचर को भी पता था? जी बिल्कुल। क्या आपके टीचर के जो फ्रेंड है, शादी से पहले आपकी बात हुई, मुलाकात? जी बिल्कुल। ठीक है, वो आपको एक बेहतर इंसान लगे जिसके साथ आप सोचा कि आप जी गुजार सकती हैं। घर वालों को पता था कि आपकी उनसे शादी हो रही है? होने वाली है, होने वाली पता हो चुकी तो पता चला उनको इस तरीके से, चूंकि मेरा स्टेटस मेरे टीचर सामने आ गया कि ना इसके अब्बा ने इसको सपोर्ट करना, इसके पास ना पैसा है ना कुछ है, तो ने आपसे लालच में शादी। बाद में उसने देखा कि ये तो अकेली है, आगे पीछे कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर मेरे अब्बा उस वक्त मेरे सर पे हाथ रख देते तो शायद मेरे हस्बैंड को ख्याल आ जाता। आप अपने हस्बैंड के साथ कितना अरसा रही और कहाँ रही? 4 महीने अभी टीचर के ही घर पे। आपके साथ उनका रवैया कैसा था शुरू से? मैं चूंकि अपने अम्मी अब्बा की शादी देखी, मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझे रिश्ते भागने नहीं आते, क्योंकि जब मैंने रिश्ते देखे ही नहीं हूँ। जब एक छोटी सी बच्ची स्कूल से वापस आए और देखी कि उसकी के कपड़े फटे हुए और वो रस्सियों में हैं, रस्सियाँ खो जाती है तो उन्हीं रस्सी से मारा जाए। आपकी माँ ने भी सब बर्दाश्त किया? मेरी अम्मी की भी कुछ वो थी। अगर मेरी अम्मी एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ होने के नाते हर औरत को फरमाइश पड़ता है, कुछ देखकर ही किसी से मोहब्बत हासिल की जाती है। Respect needs to be earned, किसी से छीन नहीं जा सकती। मैं ये नहीं कहती कि सारा कसूर मेरे अब्बा का है या सारा कसूर मेरी अम्मी का है। कुछ भी है, अगर आप घर पे आए और आपकी माता के कपड़े फटे हुए हैं, उनको बांधा है, मतलब वो एक नॉर्मल शख्स तो नहीं कर सकता।
نکالنا گھر سے آسان نہیں، جب آپ نہیں بنے اتنے سالوں سے تو ختم کرنا رشتہ اتنا مشکل بھی نہیں. ٹھیک، اب وہ پتا ہو کہ بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، آپ گھر سے نکل آئیں، آپ کی شادی ہو گئی، اس بندے کے گھر کو نہیں پتا تھا لیکن وہ ٹیچر پہ گھر پہ کیسے رہ رہا تھا آپ کے ساتھ، اپنے دوست کے گھر پہ کیسے؟ مجھے بتاؤ ٹیچر سے شادی تھی یا ان کے دوست سے ہی شادی تھی؟ ان کے دوست سے ہی شادی ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ رات میں آتے تھے، کھانا کھاتے تھے. ٹیچر کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ ٹیچر کا رویہ شرمندگی تھی؟ انسان کو باپ کا دے دیا جائے اتنا بڑا مقام، اسے کیا شرمندگی ہوگی؟ اس نے یہی سوچا جب اس کا باپ اس کو کچھ نہیں دیتا تو میں کیوں دوں، میں اس کا خیال رکھوں. جب شادی سے پہلے اتنی بات تھی کہ میں آپ کو سکون نہیں ہے میرے دوست سے شادی کر لو، یہ تو پھر باپ کیوں بن رہا تھا وہ؟ شادی سے پہلے صرف یہ گیا تھا اس ددیال پورا امریکہ میں سیٹلڈ ہے، اس کے ابو امریکہ سیٹلڈ ہیں. میرا دیال سائڈ ماشاءاللہ سے اتنا ویل ٹو ڈو ہے کہ بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں. I belong to a very well-to-do family. Everybody is educated, rich enough that they can buy so many things. But what they cannot give is this girl dignity. اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب میں آپ پہ کیسے ٹرسٹ کروں؟ ایک بندی صرف صحیح ہے، باقی سارے لوگ غلط ہیں. میں اپنے ماں باپ سے 23 سال کا سوال مانگتی ہوں. جب میں نے گھر چھوڑ دیا یہ بات کا جو ہوا ٹھیک ہے، میں گھر سے نکلی تو میں نے وہ کہا ہے. لڑکیاں عموماً یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکل جائیں گے، ہم آسان ہو جائے گی زندگی. بہت آسان ہوتی ہے ملنا، بہت آسانی سے ملے گی. پر آپ اگر اتنے سے بھی کوالیفائڈ ہو، کسی کو محسوس ہو جائے کہ نہیں یہ ہم سے اتنا % بہتر ہے، بس اسی وقت آپ کا آخر آتا ہے. ٹیچنگ لائف میں میں نے اپنے 4 سال گزارے ہیں. ٹیچنگ کہاں کیا آپ نے؟ مختلف جگہوں پہ ٹیچنگ کی. ایک بہت لینگویج سینٹر میں میں نے 2 سال پڑھایا ہے، 2 ایئرس. اتنا کہ مجھ سے زیادہ ایج میں اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بھی پڑھایا میں نے. اچھا، ہم شادی سے دوبارہ وہ آتے ہیں، وہ کیا شخص آپ کو مارتا تھا یا بس وہ آرام کو چھوڑ کے چلا گیا؟ نہیں، آپ کو ٹیچر کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے بھی چلا جاتا تھا سارا دن؟ بالکل. جو انسان خود انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو وہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھولے گا. ٹیچر کے گھر میں اور کون کون تھا؟ ان کی وائف تھی، ان کی بیٹی تھی، ان کا رویہ، ان کے گھر والے. بس وہ تب تک ٹھیک تھا، پھر آہستہ آہستہ انہیں میرے اندر خامیاں نظر آنی شروع ہوئی. انہوں نے کہا کیا خامیاں نظر آئیں؟ خامیاں یہ نظر آئیں، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں میری وجہ سے ان کی جاب چھوٹی ہے، میری کیا کہتے ہیں میری بری ان کے چور ان کی بیوی کو لگتی رہتی ہے. بس جب انہوں نے دیکھا بھائی یہ تمہارے گھر پہ مستقل رہنے کا اس کا پلان ہے تو انہوں نے یہی سمجھی. میرے فادر کو بلایا، میرے فادر نے اتنا سا کہا ٹھیک ہے میں سارا اس کی ماں کے پاس لے کے چلا جاتا ہوں. جب میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے کسی یتیم خانے میں لے جائیے تو میرے نانا نانی کو تھوڑا رہ گیا اور انہوں نے مجھے رکھ لیا. بس انہیں اپنی اولاد کی کمی چاہیے، نانا نانی کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھا. شاید اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی نانا نانی کی. جتنی نانا نانی کی. کس وہاں پہ آپ رہی؟ نانا نانی کے یہاں میں 4 سال رہی ہوں. وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جب یہ کہتی تھی کہ میری شادی کروا دے، ارے کون آئے گا تمہیں لینے، کون آئے گا تمہیں لینے. میرے گھر والے میرے ننیال اور میرے ددیال والے میرا تمام حقیقت جانتے تھے، لیکن میرے ننیال والوں نے اس بات کو چھپایا. میرے ماموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے ایک ماموں امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں. میرے خالو جو ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا. اور جب کہا گیا کہ اگر خالو پوچھے تو کیا جواب دو گی، کچھ مت بتاتا، کوئی ضرورت نہیں ہے.
آخر میں نانی کا گھر چھوڑتے وقت میں نے وہ وقت مطلب کیا بات ہے ان کے گھر کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو میں یہاں پہ بھی نہیں رہ سکتی؟ جب آپ کا اپنا باپ یہ دیکھیے یہ تو کماتی ہے، اسے کیا ضرورت ہے پیسے بھیجنے کی؟ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، جب کماتی تو وہ کیوں بھیجے؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے کہ آپ برابر میں اگر وائی فائی یوز کرتے ہیں اپنے گھر کا، اس کے 500 روپے لیے جاتے ہیں، گھر والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے اڑا دیتی ہے تو بچانے کے لیے، کیا اگر ابا کے موبائل میں بیلنس کے طور پر وہ پیسے رکھے جائے تو کیا وہ سیو ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے والدین پہ اتنا برا وقت آیا آپ کے والد پہ کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی ہو؟ جس کے کزن کے بیٹے کا عقیقہ امریکہ میں ایک بہت بڑی ہوٹل میں ہوا ہو، جس کی ایک کزن کا حق مہر $50,000 ہو، اس کے ابا اپنی بیٹی سے پیسے مانگتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم اس کو پیسے بھیجتی نہیں ہو، ارے یہ تو کماتی ہے، میری بہن گھر میں رہتے ہوئے ہر آسائش وہ کرتی ہے۔ مثلا آپ لوگ کا گھر کہاں ہے؟ میرے والد کا گھر طارق روڈ میں ہے، ماشاءاللہ سے ہماری ایک شاپ ہے، میرے فادر کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں جو ڈالر سے لدے بھرے ہوئے ہیں۔ شاپ کس چیز کی؟ شاپ انہوں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، رینٹ بھی آتا ہے، ابو امریکہ میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں، اور میرے ابو کیا کرتے پھرتے ہیں، میری کہانی باقی سب کو بتاتے پھرتے ہیں تاکہ وہ مجھے سمجھائیں۔ مجھے وائی فائی کے پیسے جو تھے وہ والد لیتے تھے یا نانی لوگ لیتے؟ والد لیتے تھے۔ میری نانی نے میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائی، میں نے نانی کو صرف اتنا کہا، نانی آپ نے جو کہنا ہے میرے منہ پر نہ کہیے، اپنے کمرے میں جا کے کیا کہا؟ پھر آپ وہاں سے نکلی جب آپ سے پیسے لیتے تھے، اور نانا نانی کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ آخری دن تھا، اس آخری دن کیا ہوا جب آپ نکلی؟ آخری دن میری نانی نے میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائی، میں نے نانی کو صرف اتنا کہا، نانی آپ نے جو کہنا ہے میرے منہ پر نہ کہیے، اپنے کمرے میں جا کے کیا کہا انہوں نے؟ ایسے الفاظ کہے جو شاید میں کچھ بھی نہیں رہا، کیا کہا؟ بس کہا کہ اس کے یار ہیں، اور کسے کہا؟ میری اس کزن کو کہا جو مجھ سے چھوٹی ہے عمر میں نے نانی کو صرف اتنا کہا، نانی آپ نے جو بھی کہنا ہے دوسرے کمرے میں جا کے کہیے، میرے منہ پہ نہ کہیے۔ میرے ابا کو فون کیا اور بولتی گئیں، میں گھر چھوڑ کے چلی گئی، میرے ابا کو نہیں پتا میں کہاں گئی، جب تک کہ میں نے نہیں بتایا۔ نانی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے۔ نانی کی آنکھوں کے سامنے جو بھی ہوتا تھا نانی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، اگر میں کسی کو بلاؤں، آپ کے سامنے بلاؤں، غلطی چوری چھپے کی جاتی ہے، دنیا سے اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو ہم وہ کام سرعام نہیں کرتے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم جو کام سرعام کرتے ہیں وہ درست بھی ہو؟ میری نانی ہر ایک بات جانتی تھی، ان کو ہر ایک چیز پتا تھی، تھا لیکن وہ اس کو غلط رنگ رہی تھی، وہ اس کو غلط سمجھ رہی تھی۔ بالکل۔ تو کوئی آپ کا دوست تھا جس سے آپ بات کرتی تھی؟ کوئی دوست آپ کا آتا تھا جس کو وہ آپ کا جو آتا تھا، جو بھی آتا تھا ان کے سامنے آتا تھا، اور یہ وہ لڑکا تھا جس نے بظاہر میرے گھر رشتہ بھیجنا تھا، میرے ابو نے۔ ٹھیک ہے، میں نے جب میرے خاندان والوں نے کسی نے بھی کوشش نہیں کی، میرے ابو کہتے تھے بیٹا ابھی شادی نہیں کرو، پہلے امریکہ آ جاؤ پھر گرین کارڈ ہولڈر بن جاؤ، گرین کارڈ ہولڈر سے تو سب شادی کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹا گرین کارڈ ہولڈر سے تو وہ لوگ شادی کرتے ہیں جو لالچ میں ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان بن جاؤ، جو بھی رشتہ میرے فادر کو دکھایا انہوں نے بنا پوچھے منع کر دیا۔ لیکن آپ نے جب ٹیچر کے دوست کے لیے کہا تو وہ آپ کے ساتھ گئے بھی،
मेरे साथ नहीं आपने गए। कहा था उनसे जाके बात की। उनसे जाके ठीक है। बात की। अच्छा बुरा इंसान वो जो भी है, लेकिन चलो बेटी के कहने पे कि शायद वो घर से तंग है वो उसने किया। आपके नाना नानी को एहसास हुआ, कहीं ना कहीं एहसास हुआ वो। अपने नाना नानी से ठीक मुझे है, इतना आप- गिला नहीं है, मुझे गिला है। नानी ने अगर कहा, गुस्से में कहा, जाहिर है हमारी माँ भी गुस्सा करती है, हमारी बिल्कुल। हम ऐसे धड़ल्ले से कुछ करते हैं तो हमें डांट पड़ती है कि गलत काम कर रहे हो, चाहे हम वो जाहिरी तौर पे ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, आप वो लड़का जिसको बाजार रिश्ता भेजना था उस पे नानी ने रिएक्ट किया होगा, गुस्सा किया होगा, लेकिन फिर उससे शादी हुई, वो लड़का अब कहाँ है? वो लड़का पहले नानी से मिलने आया, खाला से मिलने आया, मेरे अब्बू से फोन पे बात की। मेरे है। अब्बू से फोन पे क्या बात की? मेरे अब्बू से पूछते हैं तुम्हारे पास तो लड़कियों की लाइन लग सकती है, तुम इससे क्यों शादी कर रहे हो? कहा मेरा इससे दिल मिलता है, मेरा इससे दिमाग मिलता है। तुम्हें लगता है ये अच्छी बीवी बन सकती है? उसके बाद मेरे वालिद ने क्या किया कि अभी उस लड़के से मिले भी नहीं थे, बात फैला दी कि इस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाओ। जब उस लड़के से आप अभी तक मिले नहीं हैं, उसके घर वालों से मिले नहीं हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैंने अपने अब्बू पे छोड़ इन्वेस्टिगेशन दिया कराना कोई बुरी बात तो नहीं। इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप पहले लड़के से मिले तो सही। आपने लड़के, हो सकता है कि आपको वो लड़का तभी नहीं पसंद आता। मैंने आपकी तरफ एक प्रपोजल लाके दिखाया, आप उसे पहले अच्छे तरीके से, पहले घर वालों के सामने तो डिस्कस कीजिए। ना मेरी नानी से कुछ डिस्कस किया, ना मेरी खाला से कुछ। ठीक है, सनम, अब वो मसला ये है- मैं बात जी, जी। मैं सिर्फ खत्म करती हूँ, आपकी तरफ आते हैं पूरी कहानी को समझने के लिए। अब वो लड़का कहाँ है? जब मेरे अब्बू ने ये चीज की कि बात इस पे फैला दी, उसकी अम्मी ने उसको सिर्फ इतना कहा, वो बात अभी इतनी आउट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसकी अम्मी ने सिर्फ इतना कहा या ये रहेगी या मैं रहूंगी। उसने कहा आप रहेंगी। उसने अपनी मदर को चूज किया। ठीक है, इसमें आपके वालिद गलत नहीं है, वो बंदा कमजोर था। ठीक, इसमें वालिद ने जो भी किया, जिसको लेकिन शादी करनी होती है वो करते हैं। ये मेरे वालिद ने हर उस प्रपोजल के लिए किया। मुझे बताएं कि नानी के घर जब आपने छोड़ा तो छुपके छोड़ा या उनके सामने छोड़ा? उनके सामने छोड़ा। ओके। उनके सामने उन्होंने सामने रोका बोलते नहीं? हुए मैं गई। मैंने कहा अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो। मैं जब नानी के घर से गई, उसके कुछ ही अरसे बाद मुझे फोन आया। मेरे नाना ने कहा था कि इकरा तुम ईद पे जरूर मिलने आना। मैंने कहा ठीक है नाना, मैं मिलने आऊंगी। वहां से निकलने के बावजूद भी नानी के यहाँ आती थी, नाना की खैर खैरियत पूछती थी, जो चीजें नाना की रह गई थी वो देने आई थी। ये भी बताने आई थी कि साइकाइट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट इस डेट को है, ये आपका जो कार्ड है ये मेरे पास रह गया है। सब किया। मेरी नानी ने एक दफा कोशिश की, जब मैं जा रही थी मैंने कहा अगर आप मुझे कुछ करेंगी तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। क्या कोशिश की उन्होंने? वो मुझे बोलती रहती थी, मुंह से बोल, उनकी आदत है, उम्र का तकाजा भी है, बहुत सारी चीजें बोलती थी। मैं सिर्फ उनको इतना बोलती थी आपने जो भी बोलना है आप अपने कमरे पे जाके बोलिए, मेरे मुंह पे कुछ ना बोलिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती ना, उम्र का तकाजा है, मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है। उनका घर है। सही है, वहां से निकली, उनके मुंह पे निकली, उन्होंने रोका नहीं, जी। निकल आई, कहाँ गई? निकल के मैंने अपने मामू को जो अमेरिका में रहते हैं उनको ये बात बता दी थी कि मैं इस होटल में रहूंगी। उसके बाद मेरे चाचा ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उन्हें भी बता दिया। उसके बाद आप सारे बर्नी उसके बाद मैं सारे बर्नी ट्रस्ट वहां में तक पहुंचना आपके लिए आसान था? जी। मैंने टीवी पे इसी किस्म के शोज बहुत सारे देखे हैं, इसी किस्म से लोगों को अपना दुखड़ा सुनाते हुए देखा है। यही सोचती थी कि ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं। मैंने सारेम बर्नी ट्रस्ट में जाना बेहतर इसीलिए समझा क्योंकि वहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। जब सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो सर ने मुझे यही कहा कि कितना पढ़ी हुई हो। मैंने कहा सर मैंने BBA किया हुआ है। मैंने कहा सर मैं आपके स्कूल में वहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं आइडल बैठना नहीं चाहती। मैं साथ साथ इसके अपनी एक बुक भी लिख रही हूँ। मेरी राइटिंग स्किल्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। मैं
फिर वही कहूँगी, आप सबसे मेरी यही अपील है, आप लोग ये ना समझें कि घर से बाहर निकलकर आपको आपके विमेंस राइट मिल जाएंगे। विमेंस राइट वाले मुस्तकिल ये चीखते रहते हैं औरतों को राइट्स नहीं मिलते। आप घर पे बैठ के अपने राइट्स मांगिए, घर पे बैठ के अर्न कीजिए। एक औरत को ये ज़ेद नहीं देता कि वो घर से बाहर निकले। हज़रत खदीजा की एग्जाम्पल हमारे सामने बेहतरीन एग्जाम्पल है। प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए आपका बेटा या आपका शौहर या आपका बाप नहीं है तो फिर भी घर में रहिए। मैं मजबूरन निकली हूँ, मुझे आज कोई मौका दे कि ये लीजिए पैसे, आप घर में बैठिए, मैं उसी वक्त बैठ जाऊंगी। सारिन भाई, आपकी तरफ बढ़ने से पहले आखिरी सवाल। पूरी कहानी मैंने आपकी सुनी, मैंने पूरा टाइम दिया आपको, ठीक है, आपके दिल की सारी बात। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताना कि इस सारे किस्से में इकरा कहाँ कहाँ गलत है। इकरा भी तो गलत होगी, इकरा का भी तो कसूर होगा, बिल्कुल। इकरा ने भी तो कहीं ना कहीं किसी से जाति की होगी, वो क्या था? मैं आपको कहती हूँ, जब मैंने घर छोड़ा 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में मैं गलत थी, मुझे मजबूर किया गया कि मैं बुरी बनूं। 23 साल मैंने चुपचाप बर्दाश्त किए हैं, कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मेरी वालिदा कैसी हैं। मैं चाहती तो मुझे और भी मौके मिल सकते थे, पहले भी घर छोड़ के जाने के मौके मिल सकते थे, पर फिर भी मैंने यही सोचा, नहीं, मेरी अम्मी अकेली हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मेरी बहन ने एक दफ़ा बड़ी आसानी से कह दिया, आपको तो मैं ओल्ड एज होम भिजवा दूंगी। तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, मेरी इकरा है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। अपनी अम्मी की खिदमत मैंने बहुत की। वो मुझे धुतकारती थी, मुझे बुरा कहती थी, लेकिन दर्द में, तकलीफ में यही कहती थी कि इकरा मेरे पैर दबा दो, इकरा मेरा सर दबा दो। ठीक है, तो इकरा, आज यहाँ पे बैठने का मकसद ये है सारी लड़कियों को कि घर से मत निकलो। बिल्कुल, घर से बाहर निकलना, कमाना, लोगों के साथ इस माशरे में, इस सोसाइटी में चलना बहुत मुश्किल है। उसे बहुत तकलीफें देगी, लेकिन वो मजबूर थी और अभी भी वो वापस नहीं जाना चाहती। अब आप बताएं कि इकरा का आगे क्या होगा? क्या वो सारी जिंदगी सारिन बर्नी ट्रस्ट में रहेगी? अभी आते हुए मुझे यही कह रही थी कि सारिन भाई, मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं आई हूँ कि बस यहीं अभी जो है सब कुछ मिल रहा है। तो जिंदगी में बोला, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी को वहाँ ला के डंप कर दें। जिंदगी जीने का नाम है ना, तुम्हें जीना है, अच्छे रास्तों पे लेके जाएंगे। कुछ हम कोशिश करेंगे, कुछ तुम करो। कुछ देखने वाले या इसके रिश्तेदार जो है ख़ास तौर पे जब इस पोजीशन पे हैं तो इसके सर पे हाथ रखे आगे बढ़ के। इकरा के जो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, इकरा एक अच्छी लड़की है, ये बुरी लड़की नहीं है। जो कुछ होता रहा, वो जो वहां से तीर चल रहे हैं ना, वो उस तीर से बचने के लिए जो इधर उधर होती रही है, वो तबाही का से बनाते रहे ये चीजें। लेकिन ये तो हम एक तरफा बात सुन रहे हैं। अगर हम इसके वालिदैन से बात करें, हो सकता है वो कुछ और बताएंगे कि कुछ लोगों को इकरा लगेगी तो चंद लोगों को वो भी ठीक लगेंगे। सनम, एक बात बताऊं, औलाद और माँ बाप बड़े खतरनाक रिश्ते हैं, ठीक है ना। ये बुरी भी होती है। मैं तो देखता हूँ ना, डकैतियां मारते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और माँ हमारे मुंह में बैठ रही होती है कि बस इस बार छुड़वा दो। पहले तो इस बात पे उतना ही नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा मासूम है, जबकि सब पता होता है उसको, लेकिन वो पाँवों में गिर रही हुई है कि मेरे बेटे को इस बार छुड़वा दो, आइंदा नहीं करेगा, मैं कसम देती हूँ आइंदा नहीं करेगा। तो माँ बाप का ऐसा रिश्ता है, औलाद का भी ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। उसकी आप अगर बात समझें, अगर हम सब अपने ऊपर रख के 2 मिनट तो सोचें, 2 मिनट तो हम अपने पे रख के सोचें कि हम जब छोटे छोटे 2री, 3री, 4th क्लास में हैं और हम घर में दाखिल हो रहे हैं तो हमारी माँ बंदी भी है। एग्जैक्टली। कुछ फैमिली, माँ बाप का जो रिश्ता था, उनके झगड़े, उसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं। ब्रेक लेते हैं। एक बंदी वापस अपनी माँ की वजह से घर छोड़कर आई और वापस नहीं जाना चाहती, और एक बदकिस्मत बेटी जिसकी वालिदा को उसी के सामने कत्ल कर दिया गया, उस पे क्या गुजरे, ब्रेक के बाद जानते हैं। टेबल थी, उस पे कांच था
اور وہ ان کو دھکا مارا تھا اس طریقے سے کہ ان کی اس جگہ پر کانچ چلا گیا تھا اور 2 گھنٹے تک وہ اس طرح فرش پر پڑی رہی تھی. ویلکم بیک ناظرین. میرے سامنے ایک بہت چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی بچی ہے. اس کو دیکھ کے میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس سے کوئی سوال کروں اور میری ابھی بھی ہمت نہیں ہے. میں سارم بھائی کو کہوں گی آپ اس سے پوچھیں. آپ پہلے بات کریں. میں اس سے سوال پوچھتے ہوئے مجھے سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. کل بھی میں جب شیلٹر گیا اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں برداشت نہیں کر پایا. میں کمرے سے باہر چلا گیا تھا. کیا کرے گی آپ اس سے بات کریں بتائے گی خود بتائے گی. بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میرا نام کنول ہے اور میں نے 8 فروری کو اپنا گھر چھوڑا تھا کہ میرے پاپا میرے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. بہت مارتے تھے. انہوں نے مما کو بھی مارا تھا 1 سال پہلے. کیسے مارا تھا مما کو؟ ایسی ہی ٹیبل تھی اس پہ کانچ تھا اور وہ ان کو دھکا مارا تھا اس طریقے سے کہ ان کی اس جگہ پر کانچ چلا گیا تھا اور 2 گھنٹے تک وہ اس طرح فرش پر پڑی رہی تھی. میری آنکھوں کے سامنے مما کو انہوں نے مارا ہے اور میں ایک بار روم میں گئی لیکن روم اندر سے لاک تھا تو پاپا نے اندر نہیں آنے دیا کسی کو. 2 گھنٹے بعد جب باہر نکلے تو اس کے بعد مجھے منع کیا کہ اندر مت جانا. لیکن میں اندر چلی گئی تھی. اندر جب دیکھا تو مما پورا خون پھیلا ہوا تھا اور جب پپا آئے تو انہیں ایسے کر کے مما کے چہرے پہ لات ماری تھی کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. اس کے بعد ایسے ہی چپ چاپ بنا دیا. ان کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی؟ جی اس آزاد کشمیر دفنایا. آپ کی مما سے بات ہی نہیں ہوئی؟ مطلب اگر نہیں. ان کو تکلیف میں بھی نہیں. مر چکی تھی جب میں گئی تو اس وقت مما کا سانس نکل چکا تھا. اس سے پہلے بھی بہت برے طریقے سے مارا. ایک بار لوہے کی تاروں سے مارا, چپلوں سے مارا ہے. اتنے طریقے سے مارا ہے مما کو کہ مما ہوش میں نہیں آتی تھی. لیکن پھر بھی مما ہوش میں نہیں بھی ہوتی تھی لیکن وہ ہمیشہ میرا نام لیتی. میں اپنی مما کے ساتھ بالکل فرینڈلی تھی. میں مما کو اپنی ہر بات مما سے شیئر کری. اب میں جس طرح رہ رہی ہوں اپنی ماں کے بغیر یہ صرف مجھے پتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور میرا ایک بھی چھوٹے ہیں. جی ایک سب سے چھوٹا 1 سال کا اور جب مما کا انتقال ہوا تھا تب وہ 1 مہینے کا تھا. مرنے سے 15 دن پہلے مما نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں مر گئی تو میرے پیچھے رونا نہیں, میرے لیے دعا کرنا اور اپنے سب بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, اس طرح رکھنا جیسے میں رکھتی ہوں اور صبر کرنا. ہونے کے باوجود پاپا پکڑے نہیں گئے. آپ چاہتے ہیں کہ پپا پکڑے جائیں؟ جی بالکل, وہ پکڑے جائیں اور ان کو ایسا ہی مارا جائے جیسے انہوں نے میری مما کو مارا ہے میری آنکھوں کے سامنے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 14 سال. 13 سال. مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گی ان کو اسی تڑپتے ہوئے جیسے میں نے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں اپنی ماں کو یہ بھی نہیں پوچھ سکی, کچھ نہیں پوچھ سکی. میں نہ اس کو میں دیکھ سکی, نہ میں نے اس سے بات کی نہ اس نے مجھ سے بات کی. مما میرے بغیر کھانے کا ایک نوالا نہیں کھاتی تھی. جب میں اسکول سے آتی تھی تو مما گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی.
कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन माँ मेरे इंतजार में गेट पर ना खड़ी हो। मम्मा और पापा का झगड़ा किस बात पे हुआ था आखिरी? वो किस बात पे लड़ते थे? वो बहुत पहले से लड़ते थे कि अपनी बहनों से और अपनी माँ से बात ना करो। फिर मम्मा ने छोड़ दिया था उनसे बात करना भी, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बातों पर लड़ते थे। चावल कल लाए थे, आज कैसे खत्म हो गए। आटा कल लाया था, आज कैसे खत्म हो गया। पैसे 20,000 रुपए दिए थे, 10 दिन में कैसे खत्म हो गए। सुबह देर से क्यों उठी, जल्दी क्यों नहीं उठी, मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए। इतनी छोटी छोटी सी बातों पर मम्मा को मारते थे। मम्मा को मारते थे। अब आपके छोटे भाई बहन कहाँ हैं? वो भी एक इदारे में है। आपके साथ ही? नहीं, मैं भी पहले वहाँ पर थी, वहाँ पर मुझे खतरा था जान का, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जान का खतरा है बच्चे? वहाँ जाके काफी फड्डा किया था वहाँ पे ना, उसको मारने की धमकी वगैरह दी थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं रख सकते। फिर ये मेरे पास आ जाए। अच्छा, उस इदारे ने खुद ये उसको वो रख आपकी नहीं पा तरफ रहे थे भेजा? उनके पास। ये जो सनम जो मैं कर रहा हूँ काम, जो सारे बनीकस काम कर रहा है ना, यही सारा झगड़े वाला काम, तहफ़्फ़ुज़ देना इस दौर में, और न सिर्फ इस दौर में, इस मुल्क में, वो मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन ये गुनाह मैं कर रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने इस गुनाह पे, बहुत फ़ख्र है मुझे इस पे। और अब इसके देखें अभी हाथ पे ये है क्या, छोटी सी तो बची है, बहुत छोटी। देखिए क्या बनाए वैसे, दिखाएं भाई। एक है छोटी सी बच्ची है। कल इसने रूम में गया हूँ, क्या बनाया है ये क्या है बताओ। मुझे कहने लगी कि मेरे बाबा को इतना भी तरस नहीं आया कि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा, इतना बदनसीब बाप है। हैरत होती। हमने अपने माँ बाप को भी देखा है, गुस्सा होते, मुंह ज़बानी लड़ते थे। मेरे बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया। मेरी शादी को 18 साल हो गए, बीवी से लड़ते हैं, लेकिन हाथ कभी नहीं उठा। हम तो कहते टूट जाए हाथ। जिस दिन बीवियों के हाथ उठे, मैं ये कहते हैं ये टूट जाए। फिर आपके बच्चों की माँ हो, आप उसको मार दें, उसके बाद भी आके उसको पैर से यूं कर रहे थे कि जान मरी हुई उसको, मरी हुई, उसके मुंह पे लात मार। पता नहीं ये मर्दानगी है क्या है। ठीक है, ये कहाँ जाएगी सनम? इसके छोटे भाई बहन, जो 1 साल का बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी वाल को पता था कि उनके साथ क्या होना है, फिर वो इतना बर्दाश्त क्यों कर रही थी? जो आपको बोल रही थी कि मेरे मरने के बाद बच्चों को, क्या उनको अंदाजा था कि उनका शौहर उनको मार भी सकता है? तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए? मतलब क्यों नहीं छोड़ा आपके वालिद को, आपकी वालिदा ने? कहती थी कि मेरी शादी को 15 साल हो गए, अब मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। कल को जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारी माँ 14 साल के बाद तुम 3 बेटियों को के भाग गई थी। और अब वो हमेशा के लिए चली गई। अच्छा नहीं था वो पहले चली जाती? अभी भी बच्चे पल रहे हैं, तब भी पलते। कह रही थी सनम, मेरे आंसू नहीं आते। इकरा बैठी हुई अभी, और जब इसकी कहानी सुन रही है तो उसके भी आंसू आ रहे हैं, उसको भी रोना आ रहा है। कितना बदनसीब इंसान होगा वो। मैं तो कहता हूँ इस प्रोग्राम में उन मुफ्ती हजरात को ले जो हमें दीन सिखाते हैं, जो हमें दीन बताते हैं। ये दीन कहता क्या है, इंसानियत होती क्या है, ये रिश्ते हैं क्या। अपनी ही औलादों को उजाड़ रहे, अपने ही घरों को उजाड़ रहे। और मुझे सारिम भाई, इस सोसाइटी का हो रहा है कि उस औरत ने अपने
शौहर को इसलिए नहीं छोड़ा कि मुआ क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी ने आधे से ज्यादा जिंदगियां तो सोसाइटी ने तबाह की है। लेकिन तो अब ये केस करेंगे, एफआईआर दर्ज हुई है, कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं, उसका पोस्टमार्टम भी होगा। अब दया भी देखें, इतना सियाना को, समझदार को, बदनसीब को, बेवकूफ को कि उसने यहाँ दफनाया भी नहीं, उसको आजाद में लेकर के गया दफनाने के लिए। कि यहाँ दफनाता तो जख्म देखते, मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती, सर्टिफिकेट मांगा जाता, रसीदें मांगी जाती, तो ले जाकर वहां पे जाकर के दफना दिया। उसका कसूर क्या था औरत का कि उसने इससे शादी कर ली थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक निकाह है, इसके लिए गुनाह से बेहतर निकाह है, और जुल्म से बेहतर, कत्ल से बेहतर उसको खत्म कर देना है, उसी निकाह को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसे मोहब्बत में है कि आपसे गुनाह हो रहा है तो आप निकाह कर लें, बिल्कुल। और अगर आपकी वो मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, इतनी नफरतें हैं, तो आप उस निकाह को खत्म कर दें। गला पकड़ लिया मेरा पूरा, अलग रूम में ले गए। तुमने यहाँ पर किसी को बताया कि मैंने माँ को मारा था? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया कि आपने मम्मा को मारा था। ये बताओ बेटा कि मतलब बाकी रिश्तेदार कहाँ थे? क्या बाकी रिश्तेदार नहीं देखते थे कि आपकी वालिदा के साथ इतना जुल्म हो रहा है? चाचू थे, पुप्पो थी, दादी थी, चाचियाँ भी थी, लेकिन वो लोग सब देखते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे। वो डरते थे या सब उनको बुरा नहीं लगता था? डरते थे वो लोग। और जब मम्मा का इंतकाल हुआ तब मैंने सबको बताया भी था कि मम्मा को कुछ नहीं हुआ, पापा ने मारा है। कोई भी नहीं सुन रहा था, उल्टा मुझे उसे मारा भी था। किसने मारा था? चाचू ने मारा था और दादी ने मारा था कि चुप कर जाओ, किसी को बोला तो मैं यही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। फिर आप चुप गई? फिर मैं चुप हो गई। इसके पीछे जो भाग रहा है ना बाप, वो इसलिए कुड़ी भी थी, 13 साल की थी, ये बता सकती है हर एक चीज, तो वो सबूत को भी मुझे तो लगता है खत्म करना चाहता है। कि अब इसको बाकी बच्चों से प्यार नहीं है, उनको नहीं लेने की बात कर रहा, उनको नहीं छीनने की बात कर रहा, ये चाहिए उसको। अच्छा, फिर बताया क्या था लोगों को कि आपकी अम्मी को क्या हुआ है? उन्होंने क्या बताया था? चक्कर आ गए थे, गिर गई थी और टेबल लग गया था। सबको ये बताया? सबको यही बताया था। आपको पता है कि मैंने सारिम भाई के साथ बहुत शोज किए हैं, मैंने इनके बहुत सारे चैनल पे शोज देखे, लेकिन सारिम भाई मैंने आपकी आंखों में इतना गम आज पहली दफा मैंने इस तरह आपको देखा है। और इस बच्ची ने हम सबको जब आप इंसानियत भी रो रही देखते हैं ना किसी को, तो फिर दिल ऐसे ही दुखता है जैसे अपने बच्चे पे बहुत छोटी है। इसके खेलने वाले ने, एक छोटी बच्ची है जो मेरे सामने बैठी, और वो अपने माँ के कत्ल होने का पूरा सीन जो है वो हमें बता रही है। वो किस दिल से बता रही होगी, कितनी हिम्मत वाली लड़की है। नहीं है सनम, मजबूर है, क्या करे। आज इसका बस चले, मैं कहता हूँ जाके अपने हाथों से मार दे। वो बाप नहीं है। यही तो मैं लोगों को समझाता हूँ, जो रिश्ते नहीं निभाए जाते उनको नाम मत दो उन रिश्तों का। जब भाई भाई को कत्ल करता है तो उसको भाई मत पुकारो, वो कातिल है वो। ये बात और उनको माफ मत करो, उनको माफ मत करो। मैं खुद ही कहता हूँ, और अगर करोगे माफ तो फिर माशरे को भी तबाह कर दोगे और हर चीज को बर्बाद कर दोगे। आपको जहाँ पहले आप थी वहाँ पे आपको कौन लेके गया था? किसने आपको कहा कि आपकी सारे बहन, क्योंकि वो छोटे थे, आपने अकेले तो ये सब नहीं किया होगा। मैं एक बहन को लेकर निकली थी अपने साथ, छोटी अकेली निकली थी रिक्शे में बैठकर। मैं वहाँ इदारे तक पहुँची थी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं लिया था, बुशरा सैयद के पास भेजा था। फिर उन्होंने पूरा मेरा बयान लिया और फिर उसके बाद वो मुझे लेकर गई थी वहाँ। उसके दूसरे दिन ही पापा वहाँ उनके ऑफिस पहुँच गए थे बुशरा सैयद के। उनसे कहा कि उनको पता चल गया आप वहाँ पर है? किसने बताया? पता नहीं, उन्होंने
पोस्टर लगाने आए थे वो उस इदारे के बाहर, तो जो गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने बता दिया कि कल आपकी ये दोनों बच्चियां आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमें एप्लीकेशन लिख कर दें कि अब कोई जुल्म नहीं होगा बच्ची, फिर हम आपको मिलने देंगे। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी पूरी और फिर खड़े हुए कि अब मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो बुशरा सैयद ने कहा कि नहीं, हम जब तक नहीं मिलने देंगे तब तक आपकी बेटी की इजाज़त नहीं होगी। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन फाड़ दी और फिर चले गए। फिर 15 दिन बाद फिर आ गए कि नहीं मैं मिलना है, पाँव पकड़े कि मुझे मिलना है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उनको मिलने दिया, फिर मैं गई तो वहाँ गला पकड़ लिया मेरा पूरा, अलग रूम में ले गए। तुमने यहाँ पर किसी को बताया कि मैंने माँ को मारा था? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया कि आपने मम्मा को मारा था। फिर पेपर क्यों लिखा हुआ है? मैंने तो रिपोर्ट बना ली है, मैंने तस्वीरें खिंचवा ली हैं, वो तेरी माँ की 3 साल पहले की तस्वीरें जो है, ऑक्सीजन लगी हुई और हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ की रिपोर्ट्स पर डेट वही करवा लिए जब मम्मा का इंतकाल हुआ था। और ताकि लगे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी बहुत वजह से सारे सबूत ऐसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए 2-3-4 महीने में। तो कह रहे मैं तो मुजरिम नहीं ठहरूंगा, तुम्हें मैं जेल में करवा दूंगा, किसी को मत बताना। मैंने कहा नहीं, मैं सबको बताऊंगी। क्या टाइम था जब उन्होंने आपके को मारा था, कत्ल किया था? 1:15 बजे। दोपहर का या रात का? दोपहर का। दोपहर का। अच्छा जी, मुफ्ती इकबाल लक्ष्मणी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इकबाल लक्ष्मणी साहब, यकीनन आपको ये केस पता नहीं होगा। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ 14 साल की एक मासूम बच्ची बैठी है जिसके वालिद ने उसके सामने उसकी माँ को कत्ल कर दिया। हमारा दीन ऐसे बाप के लिए क्या कहता है? क्या उसको माफ कर देना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए? और मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो खवातीन या इवन कोई मर्द जिसके साथ जुल्म होता है तो उसकी क्या इंतहा है जहां तक उसको बर्दाश्त करना सही है लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लाम तो मोहब्बत अमल का दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है। यही वजह है कि हमारी कौम जो है वो बेसब्री हो चुकी है। इतनी छोटी छोटी बातों पे लोगों को जानों से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं अपनी अनाज की खातिर, अपनी जात की खातिर। तो वो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो रहा आपका इतना कि उसको माफ कर दिया जाए। देखिए कुरान ने तो फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र, कत्ल का बदला कत्ल है। दूसरा ये क़सास है। तीसरा अगर हम रजामंदी से वो बैठते हैं वो रसा मैयत के माफ करते हैं तो कहीं यकीनन माफी होगा। यह है हमारे दीन का फैसला। वैसे है तो यही कि कत्ल का बदला कत्ल, बुरी कसास आ जाती है। तो जब वो इतना बड़ा जुल्म किया, मैं सुन रहा था, यकीनन मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। एक माँ को वो कैसा जालिम शोहर है जो अपनी बीवी को इस तरीके से बेदर्दी के साथ सफाकाना अमल करके कत्ल कर दे, जान से मार दे। वो घर से निकाल देता, कहीं इदारे में भेज देता, किसी वेलफेयर में भेज देता, छोड़ देता, अगर जान से नहीं मारना चाहिए था उसको। अच्छा, मुझे बच्ची बता रही है कि जी अम्मी पे वो अक्सर एक सवाल इकबाल साहब से, मुफ्ती इकबाल साहब से करना चाहूँगा कि हमारे अक्सर मुफ्ती हजरात जो है वो फतवे देते हैं कि जी वाजिबुल कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है। ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं कहते कि ये वाजिबुल कत्ल है या नहीं है, या इनकी क्या सजा है? सजा तो है, कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून है। कौन देगा, कौन कराएगा, कैसे होगा? इन बच्चों के सर पे हाथ अब कौन रखेगा? इनके माँ बाप कहाँ से लाए जाएंगे? उसके बारे में दीन क्या कहता है हमारा? देखिए, हाँ, ये बात आपका सवाल अहम है कि वाकई वो सजा तो है। ये तो हमारी इसकी रियासत की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है। यहाँ तो कहाँ हो गए, यहाँ तो कोई इंसाफ मिलता ही नहीं है हमारे इदारों के अंदर। अलमियत तो ये है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब रहा इस बच्ची के सर पे हाथ, दस्ते शफकत कौन रखेगा? ऐसा बाप तो कवा हक का वो दस्ते शफकत रख नहीं सकता। जिसने एक बच्ची की माँ को कत्ल कर दिया तो उससे क्या खैर की उम्मीद अभी भी की जा सकती है? हरगिज नहीं।
एक कातिल से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जालिम को रोकना चाहिए उसके जुल्म से। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके अंदर एक क्लियर उसमें कि जो है ये वाजिबुल कत्ल है ऐसे लोग या नहीं है, सिर्फ ये एक चीज जरा क्लियर कर दें प्लीज। देखिए, इसकी सजा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा यकीनन। तो कुरान में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का फैसला जाहिर पे होता है, इसका इतलाक जाहिर पे में नहीं है कि हम इंतजार करें कि क़यामत के दिन इसको होगा, लेकिन नहीं, दुनिया में भी इसको सजा होनी चाहिए। और कुरान भी यही तकाजा करता है कि इसने कत्ल किया है, कत्ल लाहक किया है, तो लिहाजा इसकी कसास यही है कि इसका भी कत्ल हो। बिल्कुल, ये तो कुरान में सूरह बकर के अंदर अल्लाह ने अपनी इशारा फरमाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल नक्शबंदी साहब। मौलाना इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ लाइन पे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं तीनों बेटियों से, बहनों से एक एक मैसेज लेना चाहूँगी। बेटा, मेरे बहन भाइयों को मेरे पास लाया जाए और मेरे पापा को सजा दी जाए। एक इसकी जगह मैं इसको तो मैं कह रहा हूँ ना, छोटी सी बच्ची है, इस पे तो सिर्फ प्यार ही आता है, बस प्यार ही। एक चीज मैं इसकी तरफ से कहना चाहूँगा कि हम सब शायद औलाद है, सबकी औलादें हैं, बेटियां भी हैं। हमारी जो पुलिस वाले लोग हैं उनमें अगर कोई अफसरान ये देख रहा हो, कोई DIG लेवल का, कोई SSP लेवल का, कोई IG लेवल का, कोई ऐसा मिनिस्टर पावरफुल देख रहा हो, कम से कम वो इसके सर पे हाथ रख के इसको इंसाफ तक ले जा करके दुनिया को दिखाए तो सही, कुछ एक मिसाल तो कोई कायम कर दे। और हम सबको इसका साथ देना चाहिए, हम सबको इसका साथ, हमें कानून के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल। इकरा, मैंने सोचा था जब पूरी तुम्हारी कहानी सुनी तो आखिर में सिर्फ तुमसे एक सवाल करूंगी। माँ, बाप, बहन, कोई तो याद आता होगा, किसी के दिल में किसी के लिए तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी, उनको क्या मैसेज दोगी और आवाम को क्या कहोगी? आखिरी कोई लाइन अगर बोलना चाहो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती या बहन से प्यार नहीं करती, बस जिंदगी का एक मकसद है कि इस मकाम पे पहुंच जाऊं कि मेरी अम्मी दुनिया के सामने बस ये कह दे कि नहीं, इकरा मेरी औलाद है। मेरे अब्बा फख्र से ये कह सके कि नहीं, इकरा मेरी औलाद है, जो हुआ सो हुआ, इकरा मेरी औलाद है। इंशाल्लाह। जवेरिया, मैं यही कहूँगी कि मुझे बस मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा मकान आप लोग दिलवा दें, और जो आगे फैसला हो, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जैसे जीना चाहती हूँ, पर मैं अपने 4 लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्होंने जब मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को मरवा दिया, मेरे बाप को मार दिया, तो क्या पता कल को मुझे भी मार दें। बस मैं सालिम भरनी में रहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। जवेरिया और कंवल को इंसाफ चाहिए। खुदा की अदालत में तो बेशक इंसाफ मिलेगा। खुदा करे कि हमारे लोग, हमारा कानून अब भी इसी दुनिया में इनको इंसाफ दे दे। बाकी इकरा, जो भी हुआ, दरगुजर करने वाला बहुत बड़ा होता है बेशक। इसकी गलती है, माँ बाप को कहूँगी इसको माफ़ कर दें। माँ बाप ने कोई गलती की तो ये दिल बड़ा करे, ये माफ़ कर दे। बाकी हकीकत और दिलों के राज सिर्फ खुदा जानता है। इजाज़त दें, ज़िंदगी रही और खुदा ने चाहा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन अब हमें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से जो मुआशरा आप और मैं बनाते हैं, हमारी वजह से बहुत बच्चों की, बहुत लोगों की ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। आइए पहले खुद को बदलें। बहुत शुक्रिया।